गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे निम्रत सुंडा 14th एडिशन बुक की यूनिट नंबर 8, दैट इज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम टू लैटिन वर्ड एगर मीन्स सॉयल, कल्चर मीन्स कल्टिवेशन। कल्टिवेशन ऑफ सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। देन sustainable agriculture is also known as eco farming. Sustainable agriculture is one which makes of use of low cost input, lower amount of chemical fertilizer, maintain soil fertility and ecological harmony, and this definition given by FAO 1989 में दिया था. It is also known as ecological farming, natural farming, eco farming or organic farming or permaculture. Then shifting cultivation or land rotation or zooming. The productivity of soil is lost due to cultivation of same crop generally rise on the same forest land year after year. Hence the crop is shifted to other burnt land. It causes soil erosion. It practiced in Jharkhand, MP and hilly area of northern state of India. देन हमारा ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन में क्या होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी लॉस होता है क्योंकि हम सेम क्रॉप को ईयर आफ्टर ईयर उसी सेम लैंड में करते हैं कल्टिवेशन। तो ये कहाँ कहाँ दिखता है, झारखंड, MP, हिली एरिया ऑफ नॉर्दर्न स्टेट में दिखता है। देन हमारा रेस्पॉन्स फार्मिंग वाज गिवन बाय स्टीवर्ट 1988 में कॉइंड दिस टर्म बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वेदर डाटा। ठीक है, ये हमारा ये रेस्पॉन्स फार्मिंग इट रिफर्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ मानसून सीजन रेनफॉल based on analysis of weather data of pre-monsoon period and managing crops accordingly. ओके, ये रेस्पॉन्स फार्मिंग में क्या होता है, हमारे जो मानसून सीज़न का प्रेडिक्शन किया जाता है, मीन्स हमारा वेदर डाटा को, जो प्री मानसून पीरियड का वेदर डाटा को एनालिसिस करके हमारा मानसून सीज़न कब आएगा ये सब का प्रेडिक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्रॉप कल्टिवेशन करते हैं। देन हमारा प्रिसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग, the target specific use of input like seed, fertilizer, pesticide etc. for crop production according to crop requirement on localized basis. तो हमारी क्रॉप को कितना इनपुट चाहिए, जो सीड फर्टिलाइज़र कितना स्पेसिफिक यूज़ चाहिए, वही टारगेटेड यूज़ इनपुट को यूज़ करके क्रॉप प्रोडक्शन करने को बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग और साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये क्या करता है, मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप स्पेसिफिक जितना इनपुट चाहिए उतना ही यूज़ करोगे तो आपका कॉस्ट प्रोडक्शन ऑब्वियसली मिनिमाइज होगा, और ये मेंटेन करेगा इकोलॉजिकल बैलेंस को एंड कंजर्व करेगा रिसोर्सेज को, क्योंकि आप इनपुट भी कम ले रहे हैं तो ये आपका रिसोर्स को कंजर्व भी करेगा। देन हमारा इडियोटाइप, जिसको मॉडल प्लांट भी बोलते हैं, ये कंसेप्ट किसने दिया था, द कंसेप्ट ऑफ इडियोटाइप वाज गिवन बाय डोनाल्ड इन 1968. The single plant would give the better result in a group when the crop has at least competition with the same type of crop. Idiotype is the model plant which may be defined as the biological model which is expected to perform or behave in a predictable manner within a defined environment. Idiotype क्या होता है, एक ग्रुप प्लांट का एक ग्रुप लेना, उसमें एक सिंगल प्लांट जो बेटर रिजल्ट दिखाता है उसको हम मॉडल प्लांट या इडियोटाइप बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डोनाल्ड ने इन 1968. देन टेरा फार्मिंग, टू डेवलप द मार्स अकॉर्डिंग टू द अर्थ्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड टेरा फार्मिंग. ओके, एंड एट प्रेजेंट बैक्टीरिया प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ मार्स ऑन द अर्थ. टेरा फार्मिंग का मकसद क्या होता है कि हम मार्स को हमारी अर्थ के इन्वायरमेंट के अनुसार, मीन्स हमारे अर्थ के एनवायरमेंट जैसा है वैसा मार्स की एनवायरमेंट को डेवलप करना। इसीलिए अब क्या करा जाता है, वो बैक्टीरिया प्लांट को डेवलप किया जाता है, मीन्स हमारी अर्थ में मार्स का कंडीशन, मार्स में जो एनवायरमेंट है। एक्चुअली टेरा फार्मिंग में क्या होता है, हमारा ये मकसद है कि हम मार्स में अर्थ के टाइप का एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे। तो इसीलिए हमारी अर्थ में अभी मार्स का मीन्स अर्थ में कुछ लैब में मार्स में जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट को क्रिएट करके उसमें बैक्टीरिया एंड प्लांट डेवलप किया जाता है, जैसे टेरा फार्मिंग के लिए इजी हो, और कौन सा बैक्टीरिया प्लांट सुइटेबल है वो हमको पता चलेगा। Then hydroponics, growing the plants under soilless condition is called hydroponics. Solution culture is being used for raising flower and vegetable at home. आपको पता है हाइड्रोपोनिक्स
हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट अंडर सॉइललेस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। देन रेस्पॉन्स कर्व, ये सजेस्ट किए थे कौन? सजेस्टेड बाय हॉलिडे 1960 में। ये होता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट पॉपुलेशन एंड यील्ड। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप ऑफ रेस्पॉन्स कर्व। एक होता है एसिम्प्टोटिक और एक होता है पैराबोलिक। एसिम्प्टोटिक क्या है? व्हेन where entire dry matter is the economic product as in the case of fodder crop और most of dry matter as in tobacco। ठीक है, एसिम्प्टोटिक रेस्पॉन्स कर्व कहाँ होता है? जब हमारा हमारा जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट पूरा ही ड्राई मैटर यूज़ होता है, वहाँ एसिम्प्टोटिक होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्राई मैटर इन टबाको, इट मीन्स इंक्रीज इन प्लांट डेंसिटी विथ इंक्रीज यील्ड। मीन्स आप जितना प्लांट डेंसिटी बढ़ाओगे उतना आपका यील्ड भी अच्छा होगा। लाइक सीरियल क्रॉप फॉर फडर पर्पज़ के लिए हम जितना प्लांट उगाएंगे उतना यील्ड अच्छे होने से वो ड्राई मैटर हमारा यूज़ में आएगा और वो होगा एसिम्प्टोटिक रेस्पॉन्स। पैराबोलिक क्या होता है? आफ्टर रीचिंग ए लेवल इंक्रीज प्लांट डेंसिटी विथ डिक्रीज यील्ड। एक लेवल के बाद आपका क्या होगा? आप अगर प्लांट डेंसिटी बढ़ाने लगोगे तो आपका यील्ड डिक्रीज होने लगेगा एक लेवल के बाद। ये किसके लिए सूटेबल है? ये सूटेबल है फॉर ग्रेन पर्पस। वाइट स्पेस बिटवीन प्लांट सीरियल पल्सेस फॉर ग्रेन पर्पस के लिए पैराबोलिक रिस्पॉन्स कर्व होता है और हमारा फॉडर पर्पस के लिए एसिम्प्टोटिक रिस्पॉन्स कर्व आता है। ए क्लोज फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। एक होता है क्वाड्रेटिक रिस्पॉन्स y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। लाइक दैट लीनियर रिस्पॉन्स y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एक आया था मिक्सचरलेस इक्वेशन दैट इज़ y इक्वल टू वाई प्लस a इंटू 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के एक्स और इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू a माइनस वाई टू द पावर c। देन आता है हमारा जीरो टिलेस। फादर ऑफ जीरो टिलेस है गॉबलर बी ट्रिपलेट यूएसए 1950। ओके, पर ये टर्म दिए थे जेथ्रो टूल ने। ठीक है, बट फादर ऑफ जीरो टिलेस है गॉबलर बी ट्रिपलेट यूएसए में 1950 में। इसमें क्या होता है? प्राइमरी टिलेस कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है एंड सेकेंडरी टिलेस रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। अप टू रो जोन सीड बेड प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी टिलेस पूरा ही अवॉइड होता है। इसमें क्या होता है? कीप्स 50 to 100% रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस में 50 to 100% रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस बिफोर सोइंग। हर्बिसाइड पैराक्वेट ग्लाइफोसेट आर यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल। ठीक है, बिफोर सोइंग herbicide paraquat and glyphosate are used for weed control. Then teal planting is adopted. teal planting क्या होता है? It is practiced in zero tillage including 4 operation. पहले क्या करते हैं? वो क्रॉप रो को क्लीन करते हैं, जिसमें आप क्रॉप उगाएंगे वो रो को क्लीन करते हैं। देन ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इंसर्शन। ठीक है, ओपनिंग ऑफ सॉइल फॉर सीड इंसर्शन, प्लेसिंग ऑफ सीड, कवरिंग द सीड। देन दीज फंक्शंस आर accomplished in one tillage operation. देन हमारा वो क्या होता है? वो क्रॉप रो को आप क्लीन करना है, फिर सॉइल को ओपन करना है और सीड इंसर्ट करना है, देन कवर करना है। इसमें ये होता है टिल प्लांटिंग। ठीक है, जीरो टिलेज में टिल प्लांटिंग को हम अडोप्ट करते हैं और इसमें रेसिड्यू कितना रहता है? 50 to 100%। देन हमारा मिनिमम टिलेज, जिसको हम रिड्यूस टिलेज भी बोलते हैं, it can be defined as a method aimed at reducing tillage to the minimum necessary for ensuring a good seed bed, rapid germination, satisfactory crop stand and favorable growing condition. ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? स्टार्टेड इन यूएसए बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट ऑफ टिलेज ड्यू टू स्टीप राइज इन ऑयल प्राइस इन 1974। तो मिनिमम टिलेज पहले कहाँ शुरू हुआ था? यूएसए में, क्योंकि वहाँ टिलेज का कॉस्ट हाई हो गया 1974 में ड्यू टू राइज इन ऑयल प्राइस। टिलेज ऑपरेशन इज डोन ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन। इसमें टिलेज ऑपरेशन किसके लिए होता है? ओनली फॉर सीड बेड प्रिपरेशन मिनिमम टिलेज में। एंड इसमें कि 30 to 50% क्रॉप रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस में, इसमें 30 to 50% क्रॉप रेसिड्यू रहता है। इट इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू इन सिटू डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट रेसिड्यू। ओके, मिनिमम टिलेज में क्या होता है? इट इम्प्रूव सॉइल कंडीशन ड्यू टू इन सिटू डिकम्पोजिशन ऑफ जो प्लांट रेसिड्यू था उसको वहाँ ही वही फील्ड में ही डिकम्पोज करने को इन सिटू डिकम्पोजिशन बोलते हैं। देन हमारा विंड कंट्रोल कैन बी डन बाय हर्बिसाइड। विंड देन कंट्रोल होता है बाय यूजिंग हर्बिसाइड। ठीक है,
तो हमारा ये जीरो टिलेज में क्या होता था, जीरो टिलेज में हमारा रेसिड्यू 50 to 100% रहता था, मिनिमम टिलेज में 30 to 50%। देन हमारा जीरो टिलेज में हमारा हर्बिसाइड कितना, बिफोर सोइंग हर्बिसाइड यूज होता था पाराक्वाट ग्लाइफोसेट, ये ऑल किलर है। बट इसमें क्या होता है, इसमें तुम यूज़ कर सकते हैं हर्बिसाइड वीड कंट्रोल के लिए। एंड जीरो टिलेज में हमारा पूरा प्राइमरी टिलेज कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता था, बट सेकेंडरी टिलेज अप टू रोजन, अप टू सीड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रोजन ओनली। और यहाँ टिलेज ऑपरेशन डॉन फॉर ओनली अप टू सीड बेड प्रिपरेशन, मीन्स वो मिनिमम टिलेज में सीड बेड प्रिपरेशन के लिए टिलेज ऑपरेशन को यूज़ किया जाता है। देन हमारा आया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, सरफेस ऑफ अर्थ इज़ वार्म्थ फ्रॉम सन हीट। ओके, अर्थ का सरफेस वार्म गर्म हो जाता है ड्यू टू सन हीट। अर्थ ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ सन एनर्जी बट रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। सब मीन्स सब एनर्जी को अर्थ ने ऑब्जर्व कर लेता है, देन रिफ्लेक्ट बैक सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। देन मेजर ग्रीन हाउस गैस आर CO2 55%, मीथेन 25%, CFC 11% and N2 4%. These gases are present in atmosphere, transmit the infrared radiation and reflect back to the earth। ठीक है, ये जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है ये याद रखो, CO2 का ज़्यादा, सबसे मोस्ट ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन CO2 का होता है 55%, देन मीथेन 25%, CFC 11% एंड N2 4%। एंड दिस गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ट्रांसमिट करते हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशन को, ये ट्रांसमिट करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू द अर्थ। दिस रिफ्लेक्टेड एनर्जी फॉल्स ऑन द अर्थ surface and keep it warmer. This is called global warming और ग्रीन हाउस इफेक्ट। सोर्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, इन डेवलप्ड कंट्री एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज कंटेन CFC। ठीक है, डेवलप कंट्री में जो हमारा डेवलप हो चुका है लाइक USA, इसमें क्या होता है, एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्री कंटेन CFC, बट इन डेवलपिंग कंट्री डिफॉरेस्टेशन केसेस राइज इन CO2 level, methane gas from paddy field and livestock and nitrous oxide from nitrogen based fertilizer are sources of greenhouse gases in developing countries. Effect of global warming on world and agriculture. Increase overall temperature on earth. Example, earth's surface temperature has increased 1.4 degree Fahrenheit in first century. It has been forecasted that 5 degree Fahrenheit will rise in the next century। ठीक है, ये बोलते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी में ये 1.4 डिग्री तक इंक्रीज़ होगा एंड नेक्स्ट सेंचुरी में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, कॉज चेंजेस इन क्लाइमेट रिमेंडेंसली रिजल्ट इन मेल्टिंग ऑफ आइस इन पोलर रीजन, इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग इन सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरियाज एंड ड्रॉट इन वार्मर रीजन। इसके वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से आइस मेल्ट होगा पोलर रीजन में, सी लेवल इंक्रीज होगा, सबमर्जिंग ऑफ कोस्टल एरिया एंड ड्राउट पड़ेगा वार्मर रीजन में। ठीक है, आज इतना ही।